पाकिस्तानी फौज बहुत अलग किस्म की फौज है। ये न सिर्फ राजनीति में बड़ा दखल देती है बल्कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में भी फौज की पहुंच जड़ों तक जाती है। इसने कई दफ़ा मिलिट्री कूप करके जमहूरियत को आईना दिखाया है या कि चुनौती दी है। यानी 7 दशकों में पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री एथिक्स को कई बार तार तार किया है। कभी भ्रष्टाचार के केस मिले तो कभी अय्याशियों के किस्से। किसी जनरल ने बूचड़ खाने से बदतर कत्लेआम करवाए तो किसी ने अपने बिजनेस खड़े किए। खास तौर से परवेज मुशर्रफ के बाद वाले अब प्लॉट काटने वाले कहे जाते हैं। इनके पहले के कुछ अफसरों के बारे में भी जानना कम दिलचस्प नहीं है। तो आज यही किस्से टटोलते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज बात करेंगे, आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी फौज के सबसे आला दर्जे के अफसरों के कुछ ऐसे किस्से जो अनसुने हैं, बेतुके हैं और अय्याश किस्म के हैं। Brought to you by Hire and Sonata. जनरल अयूब खान 1951 में पहले पाकिस्तानी अफसर हुए जो सेना के सर्वोच्च ओहदे पर पहुंचे थे। 1958 में अयूब ने तख्ता पलट करके सैन्य सत्ता को स्थापित किया। 1 दशक से ज़्यादा चले शासन में अयूब खान खुद राष्ट्रपति बने और मोहम्मद मूसा को उन्होंने अपनी जगह दी। खुद को ही फील्ड मार्शल की पदवी से भी नवाजा। इसके बाद याहिया खान जनरल बने। याहिया के किस्से इतने इमोरल किस्म के रहे हैं जिन्हें बयान करने में भी तमाम फिल्टर लगाने पड़ते हैं। दीवान बरिंद्रनाथ ने अपनी किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ याहिया खान में ऐसे तमाम किस्सों का जिक्र किया है। उन्हीं में से एक है जनरल महारानी का किस्सा। 2 टूक ज़बान में अक्खड़ पंजाबी बोलने वाली बेगम अकलीम अख्तर वैसे तो एक पुलिस अफसर की बीवी थी, लेकिन रानी की याहिया खान के साथ एक पब्लिक इमेज ऐसी थी कि वो उनकी बेटर हाफ हो, ऐसा लोगों को लगता था। यहाँ तक कि बेगम खुद तस्दीक करती हैं, मैं याहिया से बहुत दोस्ताने रिश्ते में थी। मुझे एक आदमी के तौर पर उनकी कमियाँ मालूम थी। उनके आला दर्जे के दौर में उनसे मिलने आने वाली तमाम औरतों की स्क्रीनिंग का जिम्मा मेरे पास रहता था। जनरल रानी याहिया खान के आखिरी बरसों में बिगड़े मिजाज के लिए पाकिस्तानी गायिका नूर जहां समेत कुछ लोगों को दोष देती थी। नूर जहां के किस्से भी कम मशहूर नहीं हैं, कुछ अलग किस्म से मशहूर ये किस्से कुछ ऐसे हैं कि याहिया खान के इन दोनों के साथ ही रिश्ते कुछ अलग अलग किस्म के रहे थे। दिसंबर 1971 में जब याहिया को नज़रबंद किया गया, उसके कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी, तब याहिया शराब के नशे में धुत रहते और भद्दे मजाक करते देखे जाते थे। जब पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण किया तो याहिया ने इतनी शराब पी रखी थी कि उनका भाषण रद्द करवाना पड़ा। इसके 15-16 दिन बाद 1 जनवरी 1972 को लाहौर टेलीविज़न ने याहिया से जुड़ी 4 औरतों के फ़ोटो पब्लिक कर दिए। जनरल रानी और नूर जहां के अलावा तराना और शमीम हुसैन के किस्से भी कुछ इसी तरह से उभर कर सामने आते हैं। याहिया के बाद जनरल गुल हसन छोटे से कार्यकाल के लिए गद्दी नशी हुए। ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन इनसे बाद पाकिस्तान के अगले जनरल बने टिक्का खान। टिक्का को बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल में कसाई की संज्ञा दी जाती है। अकेले पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट को टिक्का ने ही लीड किया था। एक रात में हज़ारों बांग्ला समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑस्ट्रेलियन बांग्लादेशी एकेडमिक हैं, नाम है बीना डी कोस्टा। इनके लिखे के मुताबिक पाकिस्तानी रजाकारों और अल बद्र के सैनिकों ने करीब 3 लाख लोगों की हत्या की। करीब 2 लाख बलात्कार के मामले उस दौर की घिनौनी तस्वीर बयां करते हैं। बांग्लादेश के बनने के बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 25,000 फोर्स्ड प्रेगनेंसी के मामले इस युद्ध के दरमियान दर्ज हुए। इसके बाद जिया उल हक पाकिस्तान सेना के मुखिया बने। जिया को इस कुर्सी तक लाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहम किरदार था, लेकिन जिया उल हक ने भुट्टो का ही तख्ता पलट करके सेना के हाथ में देश की कमान एक बार फिर से सौंप दी। गैंग ऑफ 4 4 जनरलों का गुट था। संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि लोग स्विस बैंक के $1 मिलियन के खातेदार थे। इसमें जिया उल हक और उनके 3 डिप्टी रहीमुद्दीन खान, अख्तर अब्दुल रहमान खान और जाहिद अली अकबर, ये तीनों शामिल थे। ये पैसा अफगानी जिहाद और परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा हुआ लगातार बताया जाता है।
जिया उल हक ने ही पाकिस्तानी नियम कायदों को इस्लामीकृत किया। मुर्तजा रिजवी की किताब मुशर्रफ द ईयर्स ऑफ पावर के मुताबिक इस किताब के हवाले से ये जानकारी आती है कि जिया उल हक के समय के सबसे कंट्रोवर्शियल कानून की बात इस किताब में दर्ज है, हुदूद अध्यादेश 1779। इन 5 अध्यादेशों में भी जिया उल हक की तानाशाही में सबसे ज़्यादा अमानवीय विधि थी जिना ऑर्डिनेंस। इस कानून ने बलात्कार को व्याभिचार के समान पेश किया। पीड़ित महिला भी इसमें दोषी करार दी गई थी। अगर महिला अपनी बेगुनाही जाहिर करना चाहती है तो उसे अपने साथ हुए दुराचार के 4 चश्मदीद मर्दों को पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। आपने ठीक सुना, फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाक्य। अगर कोई महिला अपनी बेगुनाही जाहिर करना चाहती हो तो उसे अपने साथ हुए दुराचार के 4 चश्मदीद मर्दों को पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। उसके ऊपर इसमें पेनिट्रेशन विटनेस का भी क्लॉज था। ऐसे में इंसाफ की गुहार लगाने की कल्पना भी कठिन हो चुकी थी। ये कानून 2006 के महिला सुरक्षा बिल के पारित होने तक इसका कहर हज़ारों पाकिस्तानी महिलाओं को झेलना पड़ा। 1988 में एक विमान दुर्घटना में जिया उल हक की मौत हो गई। करीब 1 दशक के बीच मिर्जा असलम बेग, आसिफ नवाज, अब्दुल वहीद काकार और जहांगीर करामात जनरल की गद्दी पर आए और गए। इसके बाद फिर एक जनरल हुआ जिसका जिक्र अब करने जा रहा हूँ। 12 अक्टूबर 1999 की बात है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक खास फ्लाइट में थे। ये फ़्लाइट थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PK-804 जो कोलंबो से कराची जा रही थी, लेकिन कराची पहुंचने पर फ्लाइट को लैंड कराने की इजाज़त नहीं मिली। वजह, उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध में फजीहत के बाद मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया था। मुशर्रफ इस फ्लाइट के कॉकपिट में बैठे थे। उन्होंने फ़ौरन रेडियो पर कराची में अपनी आर्मी डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल मलिक इफ्तिखार अली खान से संपर्क किया। मलिक ने वेरिफिकेशन के लिए परवेज से सवाल पूछा कि क्या आप मेरे कुत्तों के नाम बता सकते हैं। मुशर्रफ का जवाब डॉट और बडी, ये एक तरह का पासवर्ड था। इस जवाब के बाद मलिक की कमान में कराची एयरपोर्ट पर तैनात सैनिकों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। तब जाकर फ़्लाइट को लैंड कराने की इजाज़त मिली। जैसे ही फ़्लाइट PK-805 कराची में लैंड हुई, परवेज़ मुशर्रफ को तुरंत कोर हेडक्वार्टर ले जाया गया। देर रात मुशर्रफ देश को संबोधित करने टीवी पर आते हैं। सेना की वर्दी पहने रहते हैं, आंखों पर रिम वाला उनका सिग्नेचर स्टाइल चश्मा, जनता से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं, Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. अब नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। नवाज को जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस शुरू किए जा रहे हैं। तख्ता पलट के कुछ समय बाद ही परवेज मुशर्रफ दिल्ली आ गए, वो शहर जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। जगह थी दरियागंज में नेहर वाली हवेली। महराब, जालीदार पर्दे और बड़ा आंगन वाली ये हवेली मुगल शैली में बनाई गई थी। इसमें औरतों के लिए अलग से एक हिस्सा था। परवेज मुशर्रफ का परिवार अपनी इस मिल्कियत को छोड़कर पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चला गया था। यकीनन बचपन से परवेज को रईसी की आदत थी जो मरते दम तक साथ रही। करोड़ों की प्रॉपर्टीज़, पार्टियां, बेहिसाब पैसा। तख्ता पलट के बाद परवेज ने 8 वर्षों तक पाकिस्तान पर शासन किया और फिर शुरू हुई पतन की कहानी। लेकिन पतन की वजह क्या थी? 2007 में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी से झगड़ा, असंवैधानिक तौर पर इमरजेंसी लगाने जैसी तमाम बातें, और इसी साल बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल मच गई। आम चुनाव होते हैं और इसी के बाद परवेज मुशर्रफ की सत्ता खत्म होती है और फिर परवेज मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगा। ऐसे में परवेज पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। उस दौरान वो लंदन में रहे, दुबई में रहे। आर्मी बैकग्राउंड वाली और डिक्टेटर वाली छवि ने इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का खूब ध्यान खींचा। उस दौर में मुशर्रफ एक भाषण के लिए $2 लाख, लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की फ़ीस लेते थे। उनके पास लंदन, दुबई और कराची में महंगे घर, फार्म हाउस, अपार्टमेंट थे। उनकी संपत्ति करोड़ों में थी। तंगी झेल रहे पाकिस्तानी उनकी इस शानदार ज़िंदगी से नाराज़ थे, लेकिन कोई उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ कर नहीं सका क्योंकि सेना की ताकत मुशर्रफ के साथ थी। मुशर्रफ को भरोसा था कि पाकिस्तान में सेना का दबदबा इतना है कि कोई पूर्व आर्मी चीफ को सज़ा नहीं दे सकता। इसी आत्मविश्वास के साथ 2013 में पाकिस्तान लौटे मुशर्रफ ताकि फिर से राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ा सकें, चुनाव लड़ सकें। लेकिन इस बार लोगों ने उन्हें वो समर्थन नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके खिलाफ पुराने मामले फिर से खोले गए, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिसंबर 2019 में उन्हें देशद्रोह के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को आगे चलकर रद्द कर दिया।
इसके बाद 5 फरवरी 2023 को दुबई में मुशर्रफ की मौत हो गई। मुशर्रफ के बाद 2007 से लेकर अभी तक क्रमशः अशफाक परवेज़ कयानी, राहिल शरीफ, कमर जावेद बाजवा और हाल के जनरल इतिहास के दायरे से फ़िलहाल बाहर रखना ही ठीक है। अभी इनके हिस्से का बोया हुआ काटा जाना बाकी है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान के जनरलों पर जुड़े ये किस्से लिखे हैं हमारे साथी अनुराग ने। फिर आपसे मुलाकात होगी तारीख में, फिर कुछ पुराने इतिहास के पन्ने पलटेंगे, किसी नए किस्से कहानी पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।